ये आप सबों को नमस्कार। आज ये जन सुलभ के प्लेटफॉर्म पर मैं फिर एक बार आप सबके सामने हाजिर हूँ और मैं अपनी एक कहानी पढ़ने वाला हूँ, तुम आते रहना थियरी। कुछ साल पहले ये कहानी लिखी थी मैंने और अब तक ये प्रकाशित नहीं हो पाई है। शायद आने वाले दिनों में प्रकाशित हो। यह दरअसल एक यात्रा का अनुभव भी है जो मेरा ख्याल है 2017 की एक यात्रा हुई थी और यह कहानी उस यात्रा पर बहुत कुछ आधारित है। उस यात्रा का जो अनुभव था वो इसमें आया है और बाकी जो चीज़ें जो कहानी में होती हैं आपको मालूम है। कहानियाँ मैंने दरअसल उतनी निरंतरता में नहीं लिखी। शायद मुझे और एक इसमें निरंतर्य का मुझे प्रयास करना था, जिसमें मैं दूसरी वजहों से या कह सकते हैं दूसरी विधाओं में भी काम करते रहने के कारण कहानी में उस निरंतरता के साथ मैं काम नहीं कर पाया। अभी हाल ही में मैंने एक कहानी लिखी जो मेरा ख्याल है 2-3 साल बाद वो कहानी लिखी है, 2 साल बाद। तो कोशिश करूँगा कि ये जो अंतराल है ये बहुत छोटा हो और जल्दी थोड़ी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, मेरी कोशिश होगी। मैंने पहले भी कहा है कि कहानी, कविता और निबंध लगभग मेरे साथ साथ लेखन की शुरुआत से ही ये सब विधाएं मेरे साथ चलती रही हैं। और लिखना जब मैंने शुरू किया था तब भाषा की पूंजी मेरे पास बहुत नहीं थी। मेरी मातृभाषा भोजपुरी, मेरी माँ जो थी वो भोजपुरी में ही बात करती थी, पिता हिंदी बोलते थे प्रायः। लेकिन मेरी माँ को सैकड़ों दोहे और कहावतें याद थीं और उनका एक असर था मेरे ऊपर, बल्कि हम भाई बहनों के ऊपर भी कहना चाहिए। किस्से कहानियों का ज़माना था, कोई बाहर से भी रिश्तेदार आता था या कोई परिचित आते थे तो वो कहानियों में, किस्सा गोई में ही बहुत सारी बातें करते थे। प्रायः मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मेरे चाचा, जिनको हम लोग अजोधा चाचा कहते थे, तो उनसे कहानियाँ सुनने का एक बड़ा क्रेज़ था हम लोगों में। बड़े रोचक ढंग से वो कहानियाँ सुनाया करते थे। उन दिनों, स्कूल के दिनों से ही कहानियाँ पढ़ने का एक ऐसा सुख था जो और किसी चीज़ में दिखाई नहीं देता था। ऐसा अनुभव कम से कम उस समय कविता की उतनी समझ नहीं थी, तो कविता में वो बात दिखाई नहीं देती थी। तो कहानियाँ, बाद में मैंने और भी तरह की कहानियाँ पढ़ना शुरू की और तभी ये लिखने का एक जो सिलसिला बना रेडियो से जुड़ने के बाद। पटना, जो आकाशवाणी पटना से मैं बहुत जल्दी जुड़ गया था, मेरा ख्याल है 14-15 साल की उम्र में। तो एक सिलसिला बना, वहाँ से कहानियाँ और कविताएं भी, बल्कि मैंने लेख भी लिखे, कुछ उसमें व्यंग लेख भी थे। बहुत पहले की बात है ये। लेकिन मेरा जो पहला संग्रह आया वो काफ़ी विलम्ब से आया, 2009 में आया। और मेरी पहली कहानी वो भी बहुत विलम्ब से प्रकाशित हुई, जबकि मैंने कहानियाँ बहुत पहले लिखना शुरू की थी। और वो कहानी थी आलोक, जो 1994 में आई
उसके पहले 1993 में मेरा उपन्यास छप चुका था, छिनते पलचे। मतलब उपन्यास पहले छपा और कहानी बाद में आई। तो ये सब रहा है मेरे साथ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं लेखन को कैरियर वगैरह से जोड़कर मैं नहीं देख पाता और अपने ढंग से अपनी तरह से लिखता पढ़ता रहता हूँ। तो ये तो ऐसे ही होना था। इसमें कुछ कहानियाँ मुझे अभी याद आने लगी, अपनी शुरुआती कहानियाँ जो मुझे पसंद थी। उनमें से एक कहानी थी स्मृतियों के प्रदेश में, और उसको मैंने मित्रों में और कुछ वरिष्ठों में मैंने उसको पढ़ने के लिए लोगों को दी थी वो कहानी, और लोगों को पसंद आई थी। एक और कहानी थी तीसरा रास्ता। पता नहीं क्यों मैंने उसको छपवाने की मतलब ज़रूरत नहीं समझी। मुझे अभी भी वो कहानी पसंद है, वो शायद कहीं पड़ी होगी फाइलों में। एक कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी, शायद 78-79 के आसपास। वो रांची के दूर दरार के क्षेत्रों में एक अपनी बहन के साथ मेरा वहाँ जाना हुआ था। तो आदिवासी जीवन और ख़ासतौर से जो ग्राम्य जीवन था उसका जो एक साक्षात जो अनुभव हुआ उनको देखने का, तो उस पर आधारित एक कहानी थी। वो भी रह गई, वो नहीं छप पाई। मेरी कई ऐसी रचनाएं हैं जो देखूंगा, अगर कभी मौका मिला तो देखता हूँ, अगर उनको रिक्रिएट कर सका आज की परिस्थितियों में, या उस समय के हिसाब से भी अगर वो कोई अगर शक्ल ले सकें तो बेहतर। तो ये एक कहानी नामा है मेरा, और प्रायः मैंने जो बाद में कहानियाँ लिखी और ज़्यादातर उनमें परिघटनाओं पर कहानियाँ हैं। जैसे कुछ राजनीतिक जो भी कहानियाँ हैं मेरी, जो जैसे सामाजिक न्याय आंदोलन के का जो एक उसमें जो एक एबरेशन था, जो विपथगमन था, उस पर कहानियाँ हैं। और अंतर जो सामुदायिक संबंध हैं उस पर कहानियाँ हैं। तो ऐसी कहानियाँ कम हैं जो जिसको कहते हैं ना कि एक कौंध में लिखी गई हो और घटना उठना जिसमें हो। ऐसी एक कहानी ये है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। एक घटना है, एक यात्रा है, और उसमें से चीज़ें बनती हैं, एक कहानी बनती है। और पता नहीं मैं इसमें कितना सफल हूँ, ये आप ही तय करेंगे। मैं तो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तुम आते रहना थियरी। गाड़ी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलनी थी। सड़क जाम के डर से हमने 1.5 घंटा पहले ही घर छोड़ दिया था। स्टेशन समय से ही पहुंच गए, लेकिन उल्टी दिशा से। ऑटो वालों से पूछा, यह कहाँ ले आए? कहने लगा, स्टेशन ही तो ले आया हूँ, आप ही ने तो कहा था इधर से आने को। लो, मैंने कब कह दिया होगा? दिल्ली को मैं जानता ही कितना हूँ, वह भी पुरानी दिल्ली स्टेशन को जीवन में पहली बार ही देख रहा था। अभी मैं कुछ कहता कि अज ने झट अटैची उतारी और अपनी माँ को सहारा दिया। जल्दी चलिए पापा। पैसे चुकाते उसने मुझे देखे बिना कहा और आगे बढ़ गया। 9:30 का वक्त रहा होगा, खास भीड़ भाड़ नहीं थी। अगर रेल पटरियों को अनदेखा कर दिया जाता तो वह जगह मानो एक मैदान सरीखी थी। अज ने कुछ यात्रियों से ही पूछकर मालूम किया और हमें बताया। उल्टी तरफ आ गए हम लोग, बहुत दूर चलना होगा, वो सामने पुल से होकर जाना है। पुल हमसे आधा मील से कम दूरी पर न होगा। अब इला की बड़बड़ शुरू हुई। निशाना बेटा नहीं, बेटे का बाप था, जबकि यह पूरा टूर प्रोग्राम अज महाराज का ही था। तो खैर, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है?
लगता है मेरी आवाज़ धीमी गई है। मैं थोड़ा सा मैं पढ़ पाया हूँ, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। तुम आते रहना थियरी, ठीक हो तो बताएं मुझे। गाड़ी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलनी थी। सड़क जाम के डर से हमने 1.5 घंटा पहले ही घर छोड़ दिया था। स्टेशन समय से ही पहुंच गए, लेकिन उल्टी दिशा से। ऑटो वाले से पूछा, यह कहाँ ले आए? कहने लगा, स्टेशन ही तो ले आया हूँ, आप ही ने तो कहा था इधर से आने को। लो, मैंने कब कह दिया होगा? दिल्ली को मैं जानता ही कितना हूँ, वह भी पुरानी दिल्ली स्टेशन को जीवन में पहली बार देख रहा था। अभी मैं कुछ कहता कि अज ने झट अटैची उतारी और अपनी माँ को सहारा दिया। जल्दी चलिए पापा, पैसे चुकाते उसने मुझे देखे बिना कहा और आगे बढ़ गया। 9:30 का वक्त रहा होगा। खास भीड़ भाड़ नहीं थी। अगर रेल पटरियों को अनदेखा कर दिया जाता तो वह जगह मानो एक मैदान सरीखी थी। अज ने कुछ यात्रियों से ही पूछकर मालूम किया और हमें बताया, उल्टी तरफ आ गए हम लोग, बहुत दूर चलना होगा, वो सामने पुल से होकर जाना है। पुल हमसे आधा मील से कम दूरी पर न रहा होगा। अब ईला की बड़बड़ शुरू हुई। निशाना बेटा नहीं, बेटे का बाप था, जबकि यह पूरा टूर प्रोग्राम अज महाराज का ही था। खैर, तो हाफते हाफते हम अपने डिब्बे तक पहुंच ही गए। अज को भारी ब्रीफकेस ढोना पड़ा था। फरवरी की रात में भी उसके माथे पर पसीना छलछला आया था। मैंने उससे कहा, अब बैठ भी जाओ, कब तक खड़े रहोगे? वह माँ की बगल में बैठ गया। हम तीनों वास्तव में थक गए थे और शायद इसीलिए चुप थे। इला शीशे के बाहर प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को देख रही थी। अज ने अपना फ़ोन निकाल लिया था। ट्रेन खुलने तक हमारा कंपार्टमेंट भर गया था। केवल एक यात्री घट रहा था। ट्रेन खुल गई तो मैंने सोचा, शायद अगले किसी स्टेशन से यह बर्थ बुक होगा। सच कहूँ तो वही लोभ भी था कि अगर यह बर्थ खाली मिल जाती तो मैं इस लोअर बर्थ पर ही सो रहूँगा। कोई आधा घंटा बाद पीठ पर बैग लादे एक विदेशी सैलानी अपनी बर्थ खोजता हुआ आया। नंबर की पुष्टि की और मुस्कुराकर मुझे देखा, बल्कि अभिवादन भी किया, हाय। मैंने भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर उसे हेलो कहा और किंचित खिसक आया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। पूरी सीट पर अकेला मैं ही तो बैठा था। ऊपर बर्थ वाले मुसाफिर सो गए थे और बाकी साइड बर्थ पर बैठे बतिया रहे थे। उसने पीठ से बैग उतारकर सीट के नीचे रख दिया और मेरी बगल में नहीं, सामने अज की बगल में बैठ गया। गहरी नीली जीन्स पर छोटे चेकों वाली आसमानी शर्ट, सुगठित देह, कुछ चौकोर गुलाबी चेहरा और सुघड़ नैन नक्श। रिमलेस फ्रेम के पीछे से झांकती नीली अनुभवी आंखें। 55 के पार का लगता था, यानी मेरा समवयसी। कंधे से उसके एक थैला लटक रहा था, भूरे रंग का। अब हमारी आंखें मिली। वह मुस्कुराया, फिर मैं भी। आप भी जोधपुर? उसने अंग्रेजी में पूछा। मैंने सिर हिलाया और वापस पूछा, और आप? मैं भी जोधपुर। क्या आप अकेले हैं? मेरी बीवी और बच्चा अब तक आपस में इतने मशगूल थे मानो मैं उनका सहयात्री भर हूँ। नहीं, ये है ना मेरा परिवार। मैं जरा खुलकर मुस्कुराया। ओह सॉरी, यह तो बहुत अच्छा है। आपकी पत्नी और बेटा है ना? उसने नज़र घुमाकर उन दोनों को देखा और मुझसे पूछा। जी, बहुत अच्छे। दरअसल मैं भी अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी पत्नी और उनकी एक सहेली भी हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में हैं, स्लीपर में। वहाँ 2 बर्थ हैं। अगर हम दोनों एक साथ हो रहते तो वो बेचारी उसकी दोस्त अकेली पड़ जाती ना। इसीलिए हमने तय किया कि वे दोनों साथ रहें और मैं यहाँ अकेले। अकेले क्या, आप तो हमारे साथ हैं ही। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वह पहली बार हंसा। इला और अज भी मानो कौतुक में मुस्कुराने लगे। मैं थियरी हूँ, फ्रांस से हूँ।
उसने मेरी ओर झुककर अपना हाथ बढ़ाया। मैं दिलीप। मैंने भी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिलकर, यह कहना चाहिए। उसने हंसकर इला और अज को भी देखा, फिर अज से भी हाथ मिलाया। उसने अज से उसके नाम की 2 बार पुष्टि की और उसे दोहराया। उसे लगता रहा जैसे वह अधूरा नाम हो। उसे क्या पता था कि यह एक महाप्रतापी, महापराक्रमी, पौराणिक राजा दशरथ के पिता और राजा रामचंद्र के पितामह का नाम था, जिसे मैंने अपने बेटे के लिए चुना था। मात्र 2 वर्णों से मिलकर बना। और मेरा नाम भी भले ही बहुत सामान्य ही हो, है तो एक चक्रवर्ती राजा का ही नाम, जो रघुकुल के ही पुरखे थे। आपके और बच्चे? वह मेरी ओर उन्मुख हुआ। फिर जो है यही है। मैं हंसा। अच्छा, तो आपका भी कुल परिवार यही है? आप क्या पहली बार भारत आए? मैंने पूछा तो उसने इनकार में सिर हिलाया और अंगुलियों पर कुछ गिनने लगा। 2007 के बाद यह 8वीं यात्रा है भारत की। वह मुस्कुराया। अच्छा, यह तो बड़ी बात है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने अज इला को भी देखा और कहा, ये 8वीं बार भारत आए हैं। उन्होंने भी आश्चर्य की दृष्टि से थियरी को देखा। थियरी ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। जरा मैं उन दोनों को देखा हूं, और चला गया। क्यों या? पिछले 10 सालों में तुम कितनी बार घर के बाहर निकल सकी? ये देखो, फ्रांस से चलकर लगभग हर साल यहाँ आता है। इनकी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हमारे साथ 50 तरह के बंधन हैं। रोजी रोटी तो है ही, लेकिन है यह बड़ी बात। क्या देखने आता होगा ये वह यहाँ? उसने उल्टा सवाल दाग दिया। इतना बड़ा देश है हमारा, अलग अलग स्थानों की सैर करता होगा। हमने बीच वाला बर्थ गिरा लिया। अज और इला ऊपर की ओर नीचे वाले बर्थ पर लेट गए और मैंने भी बीच वाले बर्थ पर हाथ पैर सीधे किए और जाने क्या क्या सोचता रहा। झपकी ले रहा था कि आहट से आंखें खुल गईं। थियरी लौट आया था। लाइट जलाकर उसने चादर बिछाई, मुझे जगह देख मुस्कुराया और गुड नाइट कहा। उस रात उससे बस इतनी ही बात हुई। यात्रा में नींद तब भी खुलती है जब गाड़ी किसी जगह देर तक खड़ी हो जाए। घड़ी देखी तो 7 बजे थे, तो अभी 3-3.5 घंटे और गुजारने थे। अंदर एक नीरवता पसरी थी। एसी कोच के बाहर से तो कोई आवाज़ वैसे भी अंदर नहीं आने पाती। मैंने नीचे झांक कर देखा तो इला अब भी सो रही थी। थियरी की पीठ दिख रही थी। मैं बर्थ से नीचे उतरा और हाथ मुंह धो आया। वापस लौटकर इला के बर्थ पर ही बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी थी। बाहर खुशनुमा मौसम था। धूप निखर रही थी, छन कर अंदर आ रही थी। थियरी की कनपटी और गर्दन के पिछले हिस्से को छू रही थी। वह जाग गया था। करवट फेरी तो मुझे देखा और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। चादर वगैरह एक और बटोर कर वह बाथरूम चला गया। तब तक इला भी जाग गई थी। मैंने बीच वाला बर्थ गिरा दिया और हम आराम से बैठ गए। थियरी लौटा तो पीछे पीछे उसके चाय वाला भी था। हमने चाय ली, थियरी के लिए भी, जो पास आ बैठा था। पैसे देने की उसने जिद नहीं की। आप कभी यूरोप गए? हठात उसने पूछा। तो मैंने सिर हिलाकर ना कह दिया। आपका अपना ही देश तो इतना विशाल है, फुर्सत नहीं मिली होगी ना। मैं इस पर चुप ही रहा, बस मुस्कुराया भर। आपने कहा था आप लेखक हैं और आपकी पत्नी शिक्षिका। जानते हैं, आप न भी बताते तो चलता। मुझे लोगों से मिलने का अनुभव है। मैं जान गया था कि आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी परिवार हैं। आपको देखकर तो कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता है। वह हंसा। बशर्ते कि वह आप सरीखा तर्जुबेकार हो। मैंने हंसकर जवाब दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया स्नेह से। मुझे वह स्पर्श मानो पिछले जन्म की याद दिला गया हो। विस्मित हो मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों की नीली तरलता में मानो मेरी परछाई हो गई थी। मैंने उसकी हथेली पर तनिक दबाव देकर
जैसे पूछा, ए थियरी, तुम कौन हो? मुझे जैसे सहसा चेत हुआ और पूछा, आप इतनी बार यहाँ आए, आपने तो पूरा भारत देख लिया होगा। नहीं, पूरा कहाँ, दक्षिण तो एक बार ही जा सका, गो कि वह भी बहुत मनोरम है। मैं केरल गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर पहाड़ों में ही रहे, उत्तराखंड और हिमाचल के, और यह राजस्थान। किस लिए इतनी दूर से चलकर यहाँ आते हैं, वह भी लगभग हर साल? क्या मिलता है आपको यहाँ? शांति, पहले तो शांति, और जो कुछ मिलता है वह आपको बता नहीं सकता। इसलिए नहीं कि बताना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि आपकी तरह लेखक नहीं होना। वह खुलकर हंसा, तो इस अदा पर मैं भी हंसने लगा। फिर वह सहसा कुछ गंभीर हो आया। जानते हैं, मैं भी कई बार यह सवाल खुद से पूछता हूँ, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? सच पूछिए तो यहाँ की अव्यवस्था और गंदगी वगैरह देखकर बुरा नहीं मानिएगा, कई बार संकल्प करके गया कि अब यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन वह रुक कर कुछ सोचने लगा। एक दिक्कत तो भाषा को लेकर थी। उसकी अंग्रेजी अंग्रेजों की तरह की तो नहीं थी, उसे यत्न करना पड़ता था, जैसे कि मुझे भी। लेकिन वापस एजेंट, पेरिस से कुछ दूर है जहाँ मैं रहता हूँ, में कुछ महीने बिताने के बाद जैसे आपके ये पहाड़ और रेगिस्तान मुझे नहीं, हमें, मेरी पत्नी को भी ऐसा ही अनुभव होता है, बुलाने लगते हैं हमें, और न जाने किस अनजान आकर्षण की डोर से बंधे हम यहाँ चले आते हैं। अच्छा, हाँ, लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। वह कांच की खिड़की के बाहर देखने लगा था। आपको पुनर्जन्म पर भरोसा है? मानते हैं आप? मैं कौतूहल में पड़ा था। हाँ, मानने लगा हूँ, उसने सिर हिलाया। जीवन में एक स्टेज के बाद आप मानने को बाध्य हो जाते हैं, अनेक अकारण उपस्थित दुख भोग की, और आप किस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं? लिखता पढ़ता रहता हूँ, ऐसे प्रश्नों से प्रायः सामना होता रहता है, और मेरी कोशिश हमेशा इनके ऐहिक समाधान की ही होती है। वही सुविधाजनक लगता रहा है। आप पुष्कर गए हैं कभी? वहाँ आपके ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। हाँ, गया हूँ, बहुत सुंदर, बहुत रमणीक जगह है। लेकिन आप ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं? आपके देवी देवताओं को अब तक खूब जान गया हूँ। इधर की हर यात्रा में मैं पुष्कर जरूर जाता हूँ। वहाँ होना मानो दुनिया में होकर भी दुनिया के बाहर होना है। एक कॉस्मिक कांटेक्ट होता है जैसे वहाँ। ऐसा अनुभव और कहीं नहीं होता, पूरे यूरोप में कहीं नहीं, अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं। अब सोचिए, मैं ही नहीं, हम ही इस अनुभव से दो चार क्यों होते रहते हैं, वह भी अपने घर से हजारों मील दूर आकर। इसे आप क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? मैंने उसके सवाल को टालने की गरज से पूछ लिया, आपको भारत की और कौन सी बात बहुत पसंद आती है? वह कुछ सोच में पड़ा, फिर बोला, आप संबंधों की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। सबसे विलक्षण यही बात लगती है। शायद इसलिए कि आप पुनर्जन्म वाले लोग हैं, जन्मों का रिश्ता निभाते हैं। वह हल्के से हंसा। मैंने इला को देखा तो वह हमें ही देख रही थी, शायद सुन भी रही हो, सामने खिड़की के किनारे बैठी। इधर अज ऊपर से उतरकर अपनी माँ के पास बैठ गया था। मैंने अज को देखा, अपने फ़ोन को स्क्रॉल करता, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक नहीं देख सका। शायद इसे थियरी ने लक्ष्य कर लिया हो। आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप तीनों को साथ देखकर कितनी खुशी हो रही है। उसकी बात सुन हम तीनों मुस्कुराए। आपकी संतानें? मेरा भी एक ही बेटा है, इसी की तरह, इतनी ही उम्र का शायद। देखिए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर वह मेरा बेटा है। अब तक पहली बार उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखी। मेरा बेटा कहते मानो सीने से लगाने के लिए उसके दोनों हाथ फैल गए।
कहाँ है वह? उसे साथ नहीं लाए? उसे पर्वतारोहण का शौक है, लेकिन फिलहाल वह फिलीपींस में गोताखोरी की ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा, वाह, मैंने प्रशंसा में कहा। लेकिन वह कुछ घड़ी चुप रहा, अपने में खोया। फिर बोला, उससे मिले साल होने को आया। बहुत मिस करता हूँ उसे। हालांकि उसकी अपनी ज़रूरी व्यस्तताएं हैं, लेकिन सोचिए, आखिर वह मेरा बेटा है। उसे चाहता हूँ सीने से लगा लूँ। उसकी माँ, वह भी उसकी राह देखती रहती है। थियरी का स्वर धीमा हो गया। मैंने उसे देखा तो उसकी नीली आंखें जैसे और पनीली हो उठी थी। बाहर सुनहरी धूप खिली थी। हरियाली के धब्बे खिड़की की कांच से जब तक टकराते जाते। कभी कभी इक्का दुक्का आवाज सुनाई दे जाती। न जाने कौन सा दुख मेरे अंदर उमड़ रहा था। मैंने शायद इस गोरे पश्चिमी से नजरें बचाने के लिए हथेलियों में अपना चेहरा ले लिया। कुछ घड़ी बैठा रहा। हम अगल बगल बैठे थे, लेकिन एक दूसरे के सम्मुख। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उसे देखा। कभी यूरोप जरूर घूमिए, हमारे यहाँ आइए आप सब लोग। वह इला और अज की ओर भी उन्मुख हुआ। पेरिस आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पिता रहते हैं वहाँ। वह मुस्कुराया। आपके पिता? मुझे अचरज हुआ। हाँ, 80 पार के हैं, लेकिन अकेले ही रहते हैं, हमारे साथ नहीं। हमारे यहाँ यह अजीब सी व्यवस्था है। अच्छी नहीं है बेशक, सबको न अपना निजपन न जाने क्यों बहुत प्यारा है। मैंने अज को देखा, जो खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके लिए गोरे लोग अब तक कतई कौतूहल के विषय नहीं रह गए थे। कितनी बार तो वह यूरोप अमेरिका हो आया था, तो आखिर आया जोधपुर। हम लोग लगभग साथ ही नीचे उतरे। थियरी की ओर मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने लपक कर मुझे अपने अंक में जैसे भर लिया। न जाने कब की जानी पहचानी यह देहगंध, यह प्रगाढ़ सानिध्य मुझे फिर से विभोर करने लगा। तुम कौन हो यार थियरी, कि मानो दसों दिशाएं आकर मिलने लगती हैं हमारे बीच। अलग होने के बाद कुछ क्षण हम एक दूसरे को देखते रहे। वह बड़े अपनेपन से हमसे मिला और विदा ली। इला से वह बहुत प्रभावित था। उससे हाथ मिलाया, आधा झुककर, और अपनी पत्नी और उसकी सहेली की खोज में बढ़ गया। 4-5 दिन का बड़ा सुखद प्रवास रहा। सुंदर घरों और नीम के पेड़ों से अटे पड़े ऊनींदे से शहर जोधपुर का, इत्मीनान और फैल का शहर। आज अपने कॉन्फ्रेंस में 3 दिन व्यस्त रहा। हम मियाँ बीवी शहर घूमते रहे। कुछ तो गोष्ठियाँ भी हो गईं। आज हमें रेगिस्तान भी दिखा लाया, ओशियाँ, जहाँ रेतीला विस्तार आकर हरियाली के साथ मिलता है। आज मेधावी तो है ही, होशियार भी है। हमारी नान नुकुर को दरकिनार कर उसने यह टूर प्रोग्राम बनाया था। हमें लगता था हम कहाँ उसके साथ बेवजह लटके फिरें। अज को लेकिन जैसे मालूम था कि यह अच्छा रहेगा। सचमुच अच्छा रहा। जोधपुर जैसे अंदर ठहर गया है। अभी इला स्कूल में है अपने, और मैं घर पर अकेला। फेसबुक पर थियरी के जन्मदिन का नोटिफिकेशन देख उसे मैसेज कर शुभकामनाएं भेजी तो वह जैसे बहुत भावुक हो आया। कितना कितना आभार जताया उसने। आज अपने घर में है। जोधपुर जाने के पहले ही उसने अपना प्रबंध कर लिया था। हम कारण कुछ और समझ रहे थे, लेकिन वह आखिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हमारे साथ हमारे घर में किस तरह रह सकता था। तो जोधपुर तक ही उसका साथ रहा। हम लौटे तो, लेकिन 2 ठिकानों को, एक ही शहर के 2 ठिकाने। वह सुखी है, मजे में है। यह बात मैं थियरी को बता न सका। यह सोचकर नहीं बताया गया कि उसका दुख
और बढ़ जाता कहीं। उसने कहा है वह सपत्नीक हमारे साथ रहकर भारतीय परिवार और संबंधों का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो डर है मैं उसका दुख कम नहीं कर पाऊंगा। कहानी समाप्त। आप सबने बहुत धीरज के साथ मुझे सुना और मेरे लिए बड़ा सुखद है आप सबके बीच, आप सबके सामने कहानी पढ़ना। मैं सचमुच आप सबका बहुत आभारी हूँ, और जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण का भी। नमस्कार।